नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है, जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुशाल है और मैं बंगाल के मालदा जिले का रहने वाला हूं। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनकी कभी हमने सपने में भी कल्पना नहीं की होती। उस वक्त जिंदगी हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, हम खुद नहीं जानते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था, जब मेरी जिंदगी ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मुझे किस तरफ जाना है। दरअसल जैसा कि मैंने आपको कहानी के शुरुआत में बताया कि मैं बंगाल के मालदा जिले का रहने वाला हूं। यहीं पर मेरा जन्म हुआ और यहीं पर मेरा पालन पोषण हुआ। मेरे पापा की अपनी फलों की एक छोटी सी दुकान है, जिससे हमारा जैसे तैसे करके गुजारा चलता है। वैसे मैं पढ़ने लिखने में शुरू से ही अच्छा था और देखने में भी काफी अच्छा था। स्कूल की काफी लड़कियां मुझसे दोस्ती करना चाहती थीं, लेकिन मुझे उनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आती। मुझे तो अपने लिए कोई ऐसी खास लड़की चाहिए थी जो मेरे देखने में बहुत ज्यादा सुंदर हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। इसलिए मैं किसी लड़की को ज्यादा भाव नहीं देता था। बस कुछ दिन उससे दोस्ती करता और फिर उससे सारा रिश्ता भी तोड़ लेता। उस वक्त सच बताऊं तो मैंने ना जाने कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा था। ऐसे में एक लड़की ने तो रोते हुए मुझे यह भी बोल दिया था कि तुझे मुझसे सुंदर लड़की तो मिल जाएगी, लेकिन वो खुशी कभी नहीं मिल पाएगी जो तुझे मैं दे सकती थी, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और एक दिन तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी, परंतु उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। ये कहकर वो चली गई थी। उस वक्त मुझे उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा था। शायद मैं भूल गया था कि किसी की बद्दुआ लेना अच्छी बात नहीं है। बस अपनी जिंदगी इसी तरह मौज मस्ती में गुजार रहा था और इसी तरह मेरी जिंदगी गुजर रही थी। अब मैं कॉलेज में आ गया। आप सब जानते हैं कि कॉलेज में आने के बाद एक लड़के या लड़की की जिंदगी कुछ अलग हो जाती है। एक तो उम्र भी ऐसी होती है, ऊपर से कॉलेज की आजादी। यही सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। पहले दिन ही कॉलेज में मेरे अच्छे व्यवहार के कारण मेरे काफी सारे दोस्त बन गए। यहां तक कि कॉलेज में सभी लड़कियां मुझसे दोस्ती करने के लिए बेताब हो गई थी। लेकिन मुझे तो कुछ अलग की तलाश थी और मुझे लग रहा था कि शायद कॉलेज में मुझे वो लड़की मिल जाएगी। अब मैं कॉलेज जाने लगा था। तभी कॉलेज में एक नई लड़की आई। जैसे ही वो कॉलेज में आई तो पहली नजर में ही वो मुझे पसंद आ गई। कहते हैं ना कि पहली नजर का प्यार कुछ अलग होता है। ऐसा ही शायद मेरे साथ हुआ था। जब मैंने उस लड़की का नाम पता किया तो उसका नाम अंजलि था। अंजलि एक अमीर परिवार से थी। जैसी लड़की मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी थी। देखने में भी काफी खूबसूरत थी और काफी मॉडर्न और स्मार्ट लड़की थी। वो मॉडर्न टाइप के कपड़े पहनकर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर रोज कॉलेज आया करती थी। मैं उसे दोस्ती करने के लिए बेताब हो उठा। अब पहली बार था जब मैं किसी लड़की से दोस्ती करना चाहता था, वरना इससे पहले तो न जाने कितनी लड़कियां मेरे पीछे पागल थीं। उसी पहले दिन ही मैंने जाकर अंजलि से बातें की और उससे बातें करके मुझे काफी अच्छा लगा और हम पहले दिन ही दोस्त बन गए। उसके बाद रोज उसका कॉलेज जाना, मेरा जाना, बातें करना। धीरे धीरे हमारी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अंजलि जिस तरह मेरी केयर करती थी, मेरा ध्यान रखती थी, उसे देखकर तो मुझे ये लगता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी मन ही मन उसे बहुत चाहने लगा था। मुझे और अंजलि को साथ देखकर कॉलेज की कई लड़के और लड़कियां हमसे जलने लगे थे, क्योंकि लड़कियां तो मेरी दीवानी थीं और लड़के अंजलि के दोस्त बनना चाहते थे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन अंजलि ने मुझे आकर बताया कि उनका रिश्ता तय हो गया है। ये सुनकर सच बताऊं तो मुझे एक झटका सा लगा था। ऐसा लगा था जैसे अचानक किसी ने पहाड़ी से पकड़कर मुझे नीचे खाई में फेंक दिया हो। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा।
अब मुझे इस तरह देखते देखकर वो बोली, क्या हुआ? ये सुनकर मैं बोला, ऐसे कैसे कर सकती हो? ये सुनकर अंजलि मेरी तरफ देखकर हैरानी से बोली, क्यों नहीं कर सकती? हमारे कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी और फिर शादी तो करनी है ना। और वैसे भी जिससे मेरा रिश्ता हुआ है उस लड़के को मैं बचपन से जानती हूँ। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारी फैमिली भी एक दूसरे को जानती है, तो इसमें शादी करने में क्या बुराई है? उस वक्त अंजलि ने यह सब कुछ इतनी आसानी से कह दिया जैसे उसके लिए यह शादी करना बहुत आसान था। लेकिन मुझे तो एक गहरा सदमा सा लगा था। अब मैं उसकी तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो? अंजलि, तुम्हें पता है ना मैं हमारे रिश्ते को लेकर कितना सीरियस हूं। और तुम इस तरह किसी और से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती हो? जैसे ही अंजलि ने यह सुना तो मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे, जानती हूं कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। अब मैं हड़बड़ाते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, तो फिर अब सोच लो ना। मेरी बात सुनकर अंजलि मेरा हाथ झटकते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर मैं बोला, लेकिन क्यों अंजलि? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम प्लीज उस लड़के से शादी से इनकार कर दो। मैं तुम्हें किसी और की होते हुए नहीं देख सकता। यह सुनकर अंजलि गुस्से में बोली, बस करो। मैंने कभी तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, या तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं ना। हमारी दोस्ती सिर्फ एक दोस्ती थी और कुछ नहीं। और हां, आज के बाद मुझे इस बारे में कोई बात मत करना। यह कहकर अंजलि गुस्से में वहां से चली गई। अंजलि का इस तरह जाना और उसकी बातें सुनाना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था। वैसे गलती मेरी भी थी। इन 3 सालों में शायद मैं अंजलि की दोस्ती को अपना प्यार समझ बैठा था, जबकि वो तो मुझे सिर्फ एक दोस्त मानती थी। उसके बाद मैंने अंजलि से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मैं अंजलि के बिना नहीं रह सकता था। मुझे किसी भी कीमत पर अंजलि चाहिए थी। उस वक्त मुझे महसूस हो रहा था कि किसी का दिल तोड़ना आसान होता है, लेकिन उस पर क्या गुजरती है ये उसे ही पता चलता है जो इस तकलीफ से गुजरता है। अब मैंने जैसे तैसे अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और घर पर आ गया। अब पापा ने मुझे किसी जॉब की तलाश करने के लिए कहा, लेकिन मेरा दिल और दिमाग तो अंजलि पर अटका हुआ था। मुझे किसी भी हालत में सिर्फ अंजलि चाहिए थी। मैंने उसे कई बार कॉल किए और मैसेज किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि मैं उससे मिलने की कोशिश की तो पहले तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। और एक दिन जब वो मुझसे मिलने आई तो मैं बोला, प्लीज अंजलि, ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह सुनकर अंजलि मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जो तुम मुझ में अपने ख्वाब देखने लगे हो? अरे, अपना स्टेटस और मेरा स्टेटस देखा है तुमने? मैच करता है नहीं ना। जितने तुम्हारे पापा महीने में कमाते हैं उतना मेरे घर की सर्वेंट की एक दिन की सैलरी है। सुना तुमने? और ये बड़ी बड़ी बातें करना कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, ये करूंगा, ये फिल्मी डायलॉग किसी और को देना। वैसे भी अगर मैं किसी और लड़के को पसंद ना करती तो फिर भी मैं तुमसे कभी प्यार ना करती, क्योंकि प्यार भी स्टेटस देखकर बराबर के हैसियत वालों में किया जाता है। तुम्हारे जैसे सड़क छाप लड़कों से प्यार नहीं किया जाता। इसलिए आज के बाद मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। सुना तुमने? ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई। उस वक्त अंजलि की कही बातें सीधे मेरे दिल को लगी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मेरा दिल टूट गया था। मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि अंजलि मुझसे इस तरह बातें कर सकती हैं। आज मुझे समझ में आ गया कि लड़कियों को सिर्फ रुपए पैसे से मतलब है। ऐसे में मैं घर आ गया। उस दिन मैं बहुत रोया और अगले दिन ही ये सोचकर कि मैं अंजलि को दिखाऊंगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, नौकरी की तलाश में गया। लेकिन जिस तरह की मेरी डिग्री थी उसे देखकर मुझे 20,000 से ज्यादा की जॉब नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अंजलि की याद हर रात हर पल मुझे तड़पाती थी। मैं अंजलि को भुला नहीं पा रहा था। किसी भी कीमत पर मुझे अंजलि चाहिए थी। वही घर वालों का दबाव था कि मैं कोई जॉब तलाश करूं, और ऐसे में मैंने एक फैक्ट्री में प्राइवेट जॉब तलाश की, जहां पर मेरी सैलरी 25,000 महीना थी। मैंने अपने आप को काम में उलझाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि को नहीं भुला पा रहा था। मुझे इस तरह परेशान देखकर फिर मेरे घर वालों ने मुझसे काफी पूछा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कैसे बताता उन्हें कि हमारे स्टेटस की वजह से उसने मुझे ठुकरा दिया है।
वही मेरे घर वालों ने बिना मुझसे पूछे ही मेरा रिश्ता तय करने के बारे में सोच लिया। मेरे पापा के एक जिगरी दोस्त थे, उनकी बेटी थी सिया। उनके साथ मेरे पापा मेरा रिश्ता तय करना चाहते थे। वैसे सिया को मैं बचपन से ही जानता था। साधारण नैन नक्श की सिंपल सी लड़की थी। जब मुझे पता चला कि मेरे घर वाले उसके साथ मेरा रिश्ता तय करने वाले हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि कहां तो मेरे पीछे एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन थी, तो क्या मैं उस साधारण रंग रूप वाली लड़की से शादी करूंगा? ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सिया से तो मैं पहले ही बात करना पसंद नहीं करता था। अब शादी करने के बारे में कैसे सोच सकता हूं? मुझे तो अंजलि चाहिए थी। सच बताऊं तो शायद मैं उसकी खूबसूरती का दीवाना था, लेकिन मेरे घर वाले सिया से मेरा रिश्ता तय करने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे थे। तो ऐसे में मैंने एक दिन इनकार कर दिया तो मेरे पापा बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि अगर मेरी शादी होगी तो सिया से होगी, वरना वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। इन सब बातों की वजह से और अंजलि द्वारा दिए गए धोखे की वजह से मैं काफी परेशान हो गया और धीरे धीरे डिप्रेशन में रहने लगा था। कभी कभी मन करता कि सुसाइड कर लूं, तो कभी मन करता कि यहां से बहुत दूर चला जाऊं। अब मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि एक दिन अपनी मौसी के बेटे से बात कर रहा था और सारी बातें उन्हें मैंने बताई। वो मुझसे 2 साल बड़े थे और मेरे एक दोस्त की तरह थे, मेरी हर प्रॉब्लम को समझते थे। ऐसे में उन्होंने मुझे कुछ दिन अपने यहाँ आ जाने के लिए कहा। वैसे वो गांव में रहते थे। अब मुझे लगने लगा कि मैं यहाँ पर रहूंगा ना तो शायद घुट घुट कर मर जाऊंगा, इसलिए कुछ दिनों के लिए वहां चला जाऊं। शायद घर वालों का गुस्सा भी शांत हो जाए और उनके दिलों दिमाग से उस सिया से मेरा रिश्ता करने की, मेरी शादी करने की जो भी बातें हैं वो दिमाग से निकल जाए, या फिर जैसे ही उनका गुस्सा शांत हो तो वे लोग मेरी भी बात समझ सकें। ये सोचकर मैंने उस वक्त मेरे घर वालों से इस बारे में बातें की। मैं अपनी मौसी के यहाँ जाना चाहता हूँ, तो मेरे पापा गुस्से में यही बोले कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, शादी तो तुम्हें हमारी पसंद की लड़की से ही करनी पड़ेगी। अब ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोला और मेरा मौसेरा भाई, जिसका नाम नवीन था, उसने भी मेरे घर वालों से इस बारे में बोल दिया था कि मैं कुछ दिन के लिए वहां चला आऊं। तो मेरे घर वालों ने मुझे भेज दिया और अगले ही दिन मैं वहां से जाने के लिए रवाना हो गया। सच बताऊं तो घर से निकलते ही और वहां पहुंचकर ऐसा लगा जैसे कुछ तकलीफें पीछे छोड़ आया हूं। अब वापस अपने घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मेरे भाई के यहाँ पहुंचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी मौसी और सब घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हो गए थे। मैंने अपने भाई को बता दिया कि मुझे ये शादी नहीं करनी, तो वो मुझसे यही बोले कि कुछ फैसले हमारे बड़े हमारी खुशी के लिए लेते हैं, और जो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई उसकी खूबसूरती को क्या देखना, और जो लड़की तुम्हारी इतनी इज्जत करती है उसके बारे में सोचो। लेकिन मैं किसी की नहीं सुनना चाहता था, बस अपनी तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता था। मुझे सिया के नाम से नफरत होती थी, उससे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ऐसे में जब भी कोई मुझसे इस बारे में बातें करता तो मैं बातें बदल देता था। तो कुछ दिन मैं वहां पर रहा, फिर मेरे घर वालों के लगातार कॉल आना शुरू हो गए। वे लोग मुझे बुला रहे थे, परंतु मेरा वापस जाने का मन नहीं था, लेकिन मजबूरन मुझे वापस जाने के लिए रवाना होना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा ने गुस्से में मुझे काफी कुछ सुना दिया और मैं उनके गुस्से को जानता था। इसलिए अपने शहर जाने, अपने घर जाने के लिए रवाना हो गया। अब मैं जिस बस में बैठकर आ रहा था वो बस अचानक रास्ते में एक जगह खराब हो गई, तो पता चला कि मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, और इस वक्त शायद कोई मैकेनिक भी ना आएगा, क्योंकि बस जिस जगह खराब हुई थी उस शहर से काफी दूर थी, एक सुनसान जगह पर थी, इसलिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ सकता है। ये सोचकर अब समझ में नहीं आ रहा था कि बस में रात रुकूं या फिर यहां से रवाना हो जाऊं। वैसे भी मन कर रहा था यही रुक जाऊं। तभी ड्राइवर और कंडक्टर ने कहा कि पता नहीं बस कब जाकर ठीक होगी, और ठीक हो भी जाएगी तो हम लोग आगे ना जा पाएंगे। ये सुनकर अब मैं भी बस में से उतर गया, क्योंकि अब रुकने का तो कोई फायदा नहीं था। वैसे भी उस वक्त बस में जो सवारियां थीं वो अधिकतर आसपास के गांवों की थीं, तो बस में से उतरकर खेतों में होकर अपने गांव की तरफ चली गई। लेकिन मेरी तरफ जाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वैसे भी मैं थोड़ी गलत बस में बैठा था। मुझे कोई बस नहीं मिली थी, और जिस बस में मैं बैठा था वो मेरे ही शहर के साइड में होकर जाने वाली थी। ऐसे में मैंने सोचा कि वहां पर उतर जाऊंगा तो वहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है मेरा शहर, तो किसी दोस्त को कॉल कर दूंगा, मुझे लेने आ जाएगा, या फिर पापा को कॉल करके उन्हें ही बुला लूंगा।
तो उनके साथ मैं चला जाऊंगा। ये सोचकर मैं उस बस में बैठकर आ गया था, क्योंकि पापा के गुस्से के सामने अब एक दिन भी मौसी के यहाँ नहीं रुक सकता था। लेकिन बस तो वहां पहुंचने से पहले ही खराब हो गई थी, तो अब मैं उस बस में से उतर गया। शाम का वक्त हो रहा था। ऐसे में कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने फोन से कॉल करके पापा को सारी बात बताना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी कि मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी। चारों तरफ खेत ही खेत थे, बिल्कुल सुनसान जगह थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाऊं। कोई साधन भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी सड़क सुनसान नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जिस बस में बैठकर आया था वही बस इस सड़क से होकर अकेली गुजरती है। ना कोई मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा शहर भी अभी काफी दूर था, मतलब 30 किलोमीटर दूर। तो पैदल चलकर तो जा नहीं सकता था और रात वहां गुजार नहीं सकता था। अब मैं सोचने लगा कि अभी तो शाम हुई है, कोई ना कोई साधन तो आएगा। मैं उसमें लिफ्ट लेकर चला जाऊंगा, या फिर आगे जाने पर कोई गांव या कोई भी ऐसा ठिकाना मिल जाए जहां पर अपने फोन को चार्ज करके पापा को सारी बात बता दूं और कहीं रात भी रुक जाऊं। घर वालों को भी टेंशन ना होगी। ऐसे में मैं पैदल ही चल दिया। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी मेरी नजर सामने की तरफ गई, तो मैं थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि मैंने देखा कि एक लड़की जो शादी के जोड़े में खड़ी हुई थी, पुलिया से नीचे जो नदी थी उसमें कूदकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मैं परेशान हो गया और जल्दी से मैंने भागकर उसका हाथ पकड़कर एक तरफ खींच लिया। वो अपना हाथ छुड़ाकर उसे नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी, इसलिए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और रोती जा रही थी। तो ये देखकर मैं उसकी तरफ देखकर बोला, पागल हो क्या जो इस तरह अपनी जान देने पर तुली हुई हो? तुम्हें होश भी है कि क्या कर रही हो? अब ये सुनकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। अब उसके चेहरे की तरफ मेरी नजर गई तो मैं तो जैसे दिल हार बैठा, जैसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और वैसे भी खूबसूरती का तो मैं दीवाना था। अब तक तो मुझे लगता था कि अंजलि से खूबसूरत लड़की कोई हो ही नहीं सकती, लेकिन मेरा ये भ्रम उस लड़की को देखकर पल भर में टूट गया था, क्योंकि अब मेरी आंखों के सामने जो लड़की खड़ी थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और पता नहीं क्या जादू था उसमें कि मैं बस उसकी तरफ देखते ही जा रहा था। तभी वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी और घबराते हुए बोली, आप कौन हैं? ये सुनकर मैं अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, यहां से गुजर रहा था अपने घर जाने के लिए, बस खराब हो गई। वो तो मैं वक्त पर आ गया, वरना ये क्या कर रही थी? तुम अपनी जान देने के बारे में सोच रही थी? तो वो घबराते हुए रोने लगी और बोली, क्या करूं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। ये सुनकर मैं बोला, क्यों, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ में जो तुम मर जाना चाहती हो? प्रॉब्लम तो हर किसी की जिंदगी में आती है, और वैसे भी तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि अपनी शादी में से भाग कर आई हो तुम। ये सुनकर वो लड़की रोते हुए बोली, कहना आसान होता है, लेकिन ऐसी जिंदगी जीना आसान नहीं होता जहां शादी के नाम पर सौदा किया जाता हो। वहां पर कैसी जिंदगी और कैसी खुशी। ये कहते हुए रो रही थी। अब मैंने बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया, और जब उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो उसने बताया कि उसका नाम निशा है, पास के ही गांव की रहने वाली है। वैसे उसके मम्मी पापा, दादा दादी सबकी मौत हो चुकी है और उसके बुआ फूफा उसे अपने साथ रखते हैं, लेकिन वे लोग बहुत ज्यादा लालची हैं। उसकी जमीन जायदाद भी उन्होंने अपने नाम करवा ली है। अब एक उम्र दराज, एक अंधड़ उम्र के आदमी से जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो आदमी शादी के नाम पर मुझे खरीद रहा था। मेरे बुआ फूफा को पैसों का लालच दिया है, इसलिए वे लोग जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे। लेकिन मैं जैसे तैसे बचकर उस शादी से मैं वहां से भाग आई हूं। लेकिन पता है, वे लोग इतनी जल्दी ही पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसे ढूंढते हुए यहां तक भी आ जाएंगे और फिर अपने साथ ले जाएंगे। इससे अच्छा तो ये है कि मैं मर जाऊं। ये कहते हुए वो रोने लगी। अब उसकी बात सुनकर तकलीफ तो मुझे हुई, क्योंकि मुझे पता था कि अपनी नापसंद के किसी इंसान से शादी करना तो दूर की बात, उसके बारे में सोचना भी तकलीफ देता है। तो मैं बोला, मरना हर किसी बात का सॉल्यूशन नहीं होता। तो वो बोली, कहाँ जाऊंगी मैं अकेली, कहाँ जाऊंगी? वैसे भी आप जानते हैं ना, जमाना कितना खराब है, और मेरा तो अब कोई ठिकाना भी नहीं है। ये कहते हुए चुप हो गई। कुछ देर बाद वो फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, आप शादी करोगे मुझसे? आपने मेरी जान बचाई है
तो क्या मेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझे अपनाओगे हमेशा के लिए? क्योंकि अकेले ना मैं जी सकती हूं ना रह सकती हूं। ये सुनकर उसका अचानक ये सवाल सुनकर मैं खुद भी हैरान रह गया और हड़बड़ा गया। तभी वो लड़की बोली, नहीं कर सकते ना, तो मुझे मर जाने दीजिए। अब मैं हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ, मैं शादी करूंगा तुमसे। उस वक्त बिना सोचे समझे उस लड़की के बारे में ज्यादा जाने बिना मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मैं तो उसकी खूबसूरती का दीवाना जो गया था। पहली नजर में ही एक तरह से उससे प्यार कर बैठा था। अब मेरा जवाब सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मेरे गले लग गई। उस वक्त सच बताऊं ना, जैसे ही वो मेरे गले लगी ना, तो मुझे अजीब सी बेचैनी सी और अपने शरीर में थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। साथ में ऐसा लगा जैसे बहुत ज्यादा मुझे सर्दी लग रही हो, लेकिन मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। तभी मुस्कुराते हुए उसने मेरी तरफ देखा, फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास में कोई ठंडी हवा चल रही हो। अब मैं उस लड़की की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, वैसे भी मैं अपने गांव जाने वाला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें लेकर मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे घर वाले तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। मेरी शादी जबरदस्ती एक ऐसी लड़की से करना चाहते हैं जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये कहते हुए मैंने भी उसको अपने बारे में बताने लगा। तभी वो लड़की मुझसे बोली, ना मेरे बुआ फूफा आपको अपनाएंगे ना आपके घर वाले मुझे, और वैसे भी मेरे घर वाले तो मुझे ढूंढ रहे होंगे। इससे पहले कि वे लोग यहाँ पर आ जाएं, क्यों ना हम यहाँ से कुछ दूरी पर जंगल के पास में एक खंडहर है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहां पर चले। ये सुनकर मैं बोला, हाँ, रात वहां रुक जाते हैं और सुबह होने के बाद सोचेंगे कि अब क्या करना है। ये कहते हुए मैं उससे साथ वहां पर चल दिया था। उस वक्त मुझे उसके सिवाय कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो बस उसकी तरफ देखते ही जा रहा था। अब रात का अंधेरा चारों तरफ हो चुका था, तो अंधेरे में मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन निशा वो इस तरह आगे बढ़ रही थी जैसे उसे किसी चीज का डर नहीं था। मैं उसके साथ साथ जाते जा रहा था कि तभी लगभग 20 मिनट चलने के बाद हम उस खंडहर के पास पहुंच गए। तो मेरी तरफ देखकर उस खंडहर के पास पहुंचकर वो बोली, आप सही बोल रहे हैं, आज की रात हम यहाँ रुक जाते हैं, कल सुबह होते ही यहाँ से कहीं जाने के लिए रवाना हो जाएंगे। अब हड़बड़ाते हुए मैं बोला, हाँ। अब उसके साथ में अंदर चला गया। वैसे वो खंडहर काफी पुराना था, काफी सारे पेड़ पौधे घास फूस वहां पर पड़े हुए थे। हम लोगों ने थोड़ी सी जगह हमारे लिए सोने के लिए साफ की। वैसे मुझे ऐसा भी लग रहा था जैसे निशा के साथ मुझे कोई बदबू महसूस हो रही है। वो काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसके अंदर से जैसे कोई बदबू मुझे आ रही थी, परंतु मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उस वक्त उसकी खूबसूरती को देखकर तो मैं उसका दीवाना ही हो गया। देर न करते हुए मैंने एक फिल्मी स्टाइल में पास में रखे हुए एक नुकीले पत्थर से अपने अंगूठे में खून निकाला। तो ये देखकर वो अजीब तरीके से घूर कर मेरी तरफ देखने लगी। तभी मैंने उसकी मांग भरकर कहा कि ये लो, शादी हो गई और कल सुबह जाकर किसी मंदिर में शादी कर लेंगे, फिर घर पर जाएंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मेरे गले लग गई। अब तो मैं अपने होश खो बैठा और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती में खोता ही गया। वो भी मेरे करीब आने की कोशिश करती गई और कुछ ही देर में हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गई थी। देर रात हमें नींद आ गई और मैं उसकी ही बाहों में सो गया। सुबह सूरज की तेज किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी। तब हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि निशा वहां पर नहीं थी। उसे न देखकर मैं हैरान रह गया। फिर सोचा कि शायद यही होगी। ये सोचकर बाहर उसे आवाज लगाते हुए आया, परंतु वो कहीं दिखाई नहीं दी। अब ये देखकर तो मैं घबरा गया, उसे इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। तो निशा, ये कहते हुए उसे आवाज लगाने लगा। जंगल के आसपास उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसका कुछ पता ना चला। अब ये देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसके ना होने की तकलीफ मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। साथ में बहुत ज्यादा घबरा रहा था, ये सोचकर कि हे भगवान, कहीं मुझे नींद में होश न था और उसके घर वाले उसे जबरदस्ती अपने साथ तो नहीं लेकर चले गए। पता नहीं उसके साथ क्या होगा। ये सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढते ढूंढते सड़क पर आ गया। जब काफी देर तक उसे ढूंढ लिया लेकिन उसका कोई पता न चला, तो मैंने सोचा कि इस बारे में पुलिस स्टेशन चलकर बात की जाए। शायद निशा के घर वाले उसे ले गए होंगे
तो पुलिस ही मेरी मदद कर सकती है। अब मैं किसी साधन के आने का इंतजार करने लगा। हाँ, एक दो मोटरसाइकिल और कुछ गाड़ी आई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे कोई लिफ्ट नहीं दी। मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मैं निशा के बारे में सोचकर परेशान था कि तभी रास्ते जाते हुए एक ट्रक ड्राइवर मुझे मिल गए। तो मैंने उनसे ट्रक रुकवाया और उनके ट्रक में बैठकर वहां से जाने के लिए रवाना हो गया। वैसे मैंने सोचा कि पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस बारे में शिकायत करूंगा, लेकिन तभी मेरी नजर ट्रक में वहीं सामने रखे हुए एक अखबार पर पड़ी, जिस पर निशा की तस्वीर थी। निशा की तस्वीर देखकर एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गया, लेकिन फिर मैंने जैसे ही अखबार लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो ट्रक वाले भैया बोले, अरे भैया जी, 10 दिन पुराना अखबार है, क्या करोगे पढ़कर? ये सुनकर मैं हैरान रह गया और फिर अपने आप से बोल, 10 दिन पुराना अखबार, उस पर निशा की तस्वीर। ये कहते हुए मैंने वो अखबार उठाया तो मैंने देखा ट्रक ड्राइवर वाले भैया मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, ऐसे ही थोड़ा पढ़ लूंगा तो टाइम पास हो जाएगा। ये कहते हुए मैं निशा की तस्वीर को देखने लगा, परंतु उस वक्त निशा की तस्वीर के नीचे जो कुछ मैंने पढ़ा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस न्यूज़पेपर में निशा की फोटो के नीचे लिखा हुआ था कि आज से 10 दिन पहले ही निशा ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी और वहीं पर उसकी लाश भी मिली थी। अब हड़बड़ाते हुए मैं अपने आप से बोला, 10 दिन पहले निशा की लाश, ये कैसे हो सकता है? ये सोचकर ही मैं घबराने लग गया था। मुझे इस तरह घबराए हुए देखकर वो ट्रक ड्राइवर बोला, क्या हुआ भाई, इस तरह क्यों घबरा रहे हो? अब तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उस ट्रक ड्राइवर को कुछ बता सकूं। अब मुझे रात की सारी बातें याद आने लगी। इसका मतलब निशा मेरे साथ में नहीं थी, उसकी आत्मा थी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे जरूर ये कोई गलती न्यूज है, लेकिन इसमें निशा की फोटो के साथ वही सब कुछ लिखा हुआ है जो निशा ने मुझे बताया है। अब तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मेरा सिर जैसे चकराने लग गया था। क्या सच है, क्या हकीकत है? कल देखा था वो सच था या कोई छलावा, या अब जो पढ़ रहा हूं वो सच है? कुछ नहीं समझ पा रहा था। तभी मुझे इस तरह परेशान देखकर और उस अखबार को पकड़े देखकर, निशा की फोटो देखते हुए देखकर वो ट्रक ड्राइवर मेरी तरफ देखने लगा और बोला, क्या हुआ भैया जी, आप तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वैसे इस लड़की को जानते हो क्या आप, जो इसके बारे में पढ़कर ही इतने ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो? अब मैं कुछ बोलता उससे पहले ही मुझे ऐसा लगा जैसे एक बहुत ठंडी हवा का झोंका मुझे छूकर निकल गया हो। अब वो ट्रक वाले भैया फिर से मुझसे इस बारे में पूछने लगे, तो हिम्मत करके मैं बोला, मुझे लगता है कि ये लड़की मरी नहीं है, जिंदा है। जरूर न्यूज़पेपर वालों ने गलत खबर दे दी है। तो ये सुनकर ट्रक ड्राइवर बोला, अरे नहीं भाई, सही खबर है, ये लड़की मर चुकी है। अभी 10 दिन पहले यहां से गुजरा था ना, तो उसकी ही लाश गांव के कुछ लोग नदी में से निकाल रहे थे। उस वक्त मैंने खुद उसकी लाश अपनी आंखों से देखी है। बेचारी के बुआ फूफा जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे, तो उस शादी से बचने के लिए अपनी जान दे दी। कितनी खूबसूरत लड़की थी और किस तरह उसकी जान गई है। मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता भी नहीं हूं, लेकिन किसी ढाबे पर चाय पीने के लिए रुका था, तो ये न्यूज़पेपर उसकी मौत, उसकी लाश मिलने के अगले दिन ही मुझे दिखाई दिया। तो मैंने खरीद लिया और सारी खबर इस न्यूज़पेपर से ही मुझे पता चली थी कि आखिर हुआ क्या था। गांव के लोगों से तो थोड़ी बहुत बातें ही पता चली थी और ऐसे में पढ़कर यहां रख दिया। वैसे आप जानते हो क्या इस लड़की को? वो मेरी तरफ देखकर बोला। अब घबराते हुए ना तो कुछ बोल पा रहा था और ना मैं कुछ समझ पा रहा था कि क्या करूं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मुझे परेशान देखकर ट्रक वाले भैया बोले, भैया जी क्या हुआ, कुछ तो बताओ, आपके तो होश उड़ गए। अब हिम्मत करके हड़बड़ाते हुए मैंने सारी बात उन्हें बताई। तो वो मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा और बोला, भैया जी कहीं कल शाम को आप नशे में तो नहीं थे जो ऐसी बातें कर रहे हो? अब मैं हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं यार, मैं सच बोल रहा हूं, मैं किसी नशे में नहीं था, मेरी बात पर यकीन करो। तो अब वो कुछ सोचते हुए मेरी तरफ देखकर बोला, आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा भी हो सकता है? भला क्या? अरे ये लड़की 10 दिन पहले ही मर चुकी है, तो आपको कल रात को कैसे मिलेगी? जब मैंने फिर से उन्हें अपने साथ बुआ के घर से चलने से लेकर जो जो हुआ था एक एक सारी बात बताई, तो ट्रक वाले भैया को भी जैसे मेरी बात पर थोड़ा यकीन हो गया। वो बोले, भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है, और कहते हैं कि एक बार अगर ऐसी कोई आत्मा पीछे पड़ जाए
ना तो इतनी जल्दी भी नहीं छोड़ती हैं, या तो उस व्यक्ति को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती हैं, या फिर उसकी जिंदगी में किसी को आने नहीं देती। और वो लड़की जो मरी थी, ना वैसे भी शादी से भागकर उसने अपनी जान दी थी, तो एक दुल्हन की आत्मा है। तुम्हारे ऊपर उसका दिल आया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। ये देखकर अब तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। फिर वो ट्रक ड्राइवर बोले, ऐसा करो, जल्दी से अपने घर जाओ और इस बारे में किसी पंडित से, तांत्रिक से बात करो। जितनी जल्दी हो सके कुछ ना कुछ सोचो, वरना कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए इतना ही बोला, हाँ। अब उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे मेरे घर से कुछ ही दूरी पर उतार दिया। अब मैं पैदल चलने लगा, क्योंकि अब मेरा घर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। तभी मेरा एक दोस्त मुझे मिल गया और मैं उसके साथ उसकी गाड़ी पर बैठ गया। वो मुझे अपने घर छोड़कर चला गया। उसने भी मुझसे बातें करने की कोशिश की, लेकिन घबराते हुए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तो ये देखकर उसने समझा कि शायद मैं अंजलि की वजह से परेशान हूं। क्योंकि उसे अंजलि के बारे में पता था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा। अब जैसे ही मैं घर पर पहुंचा तो घर वालों ने मुझ पर चिल्लाना, अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया कि आखिर मैं कहाँ था। मेरा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। वे लोग कितनी ज्यादा परेशान हो गए थे। ऐसे में काफी बातें मुझे सुनाने लगे। मुझे पता था कि उन्हें मेरी चिंता है, इसलिए वे मुझे इतनी सारी बातें सुना रहे हैं। लेकिन मैं तो घबराते हुए कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आखिर क्या बोलता मैं? मेरे पास तो कुछ शब्द नहीं थे। अगर मैं उन्हें सारी सच्चाई बताता तो उन्हें यह लगता कि यह मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी है। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसीलिए मैंने किसी से कुछ कहना ठीक नहीं समझा। मैं अपने कमरे में चला गया था। तभी मेरी माँ मेरे लिए खाना लेकर आई। मुझे समझाने लगी कि मैं सिया से शादी कर लूं, परंतु मैं कुछ नहीं बोला। बस थोड़ी देर बाद हिम्मत करके ये कहा कि मैं बहुत थक गया हूं। अब मेरी माँ बोली, ठीक है बेटा, लेकिन कल कहाँ थे तुम? तो मैं कुछ सोचते हुए बोला कि कल बस खराब हो गई थी, तो ऐसे में एक दोस्त के यहाँ रुक गया था। आज आया हूं। ये कहते हुए कमरे में सोने के लिए लेट गया। मैं बीती हुई बातों को ही सोच जा रहा था। तभी मुझे नींद आ गई और जब मैं सो रहा था तो मुझे सपने में वही खंडहर, निशा, सब कुछ दिखाई देने लगा, जिसकी वजह से नींद में भी मुझे घबराहट होने लगी थी। लेकिन चाहते हुए भी मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, तो मुझे अपने कानों में रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज पल भर में ही मैं पहचान गया। ये निशा के रोने की आवाज थी। धीरे धीरे वो आवाज काफी ज्यादा भयानक हो गई, जिसकी वजह से मुझे घबराहट होने लगी। हड़बड़ाते हुए मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा। ना तो आवाज सुनाई दे रही थी, ना कोई दिखाई दे रहा था, परंतु मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अब मैं अपने आप से ही बोला, कोई ना, डरावना सपना था। ये सोचते हुए मैंने पानी पिया और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वैसे मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बुखार आएगा। ऐसे में शाम के वक्त रात का खाना खाकर गोली लेने के बाद मैं फिर से आराम करने के लिए लेट गया और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। जब मैं सो रहा था तो तभी मुझे अपने कमरे में किसी के चलने की आहट महसूस होने लगी और किसी की चूड़ियों की बजने की आवाज भी सुनाई देने लगी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे निशा मेरे बेड के पास में बैठकर रो रही है और धीरे धीरे उसकी आवाज काफी ज्यादा भयानक हो गई। तो मैंने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोली तो देखा कि निशा मेरे बेड के पास में बैठकर रो रही थी। ये देखकर घबराते हुए मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया था। तभी घूर कर उसने मेरी तरफ देखा। कल वो जितनी ज्यादा खूबसूरत मुझे लग रही थी, ना आज उतनी ही डरावनी लग रही थी। वो गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं भूल सकते तुम? सुना तुमने? तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। आज उसकी आवाज बहुत ज्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी, जिसकी वजह से घबराते हुए मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वो खड़ी होकर मेरी तरफ बढ़ने लगी तो मैं कांपते हुए वहां से भागना चाहता था, लेकिन जैसे मेरे हाथ पैर जकड़ गए हों, एक ही जगह पर खड़ा रह गया। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सका। तभी वो मेरी तरफ देखकर उसी भयानक आवाज में बोली, या तो तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगी या फिर मेरे सिवाय तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं आएगा। तुम सिर्फ मेरे हो। ये कहते हुए वो मेरे पास आई और मेरी तरफ झुककर देखने लगी। मेरी सांसें घबराहट की वजह से बढ़ी हुई थीं। तभी उसने मेरी तरफ देखा। फिर वो मेरे साथ पागलों जैसी हरकतें करने लगी।
मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। और फिर उसने मेरे साथ मारपीट की। उस वक्त शरीर में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इतना दर्द हो रहा था कि मेरे लिए बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल था। वो बुरी तरह से नोच रही थी मुझे, अपने नाखूनों से, अपने दांतों से। अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि वो एक आत्मा है, कहीं सच में ही मेरी जान न ले ले, क्योंकि उसके रूप में मुझे अब अपनी मौत दिखाई दे रही थी। अपने आप को बचाने के लिए घबराते हुए मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन जैसे मेरी आवाज तो गले में ही अटक गई थी, तभी उसने मेरी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। ये देखकर मैं तड़पने लगा, तो वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। अब वो और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। अंदर धंसी हुई आंखें, पूरा चेहरा सफेद, आंखों की पुतली भी सफेद थी और बाल उलझे हुए, हाथों के नाखून बड़े बड़े। उसका इतना भयानक रूप देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था, और ऐसे में उस वक्त घबराहट की वजह से मैं बेहोश हो गया। सुबह मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में पड़ा हुआ था। अब जैसे ही मेरी आंखें खुली तो घबराते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा, परंतु निशा अब मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन रात की बात याद आते ही मैं थर थर कांपने लगा था। दिन के उजाले में अब बड़ी मुश्किल से मुझे थोड़ी हिम्मत मिल रही थी कि शायद वो दिन में मेरे पास तो नहीं आएगी। मैं भागते हुए जल्दी से उस कमरे से निकल जाना चाहता था, लेकिन इतनी ज्यादा थकान हो रही थी कि उठ भी नहीं पा रहा था। तो कुछ देर ऐसे ही पड़ा रहा। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। तो अपनी माँ की आवाज सुनकर बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं बोला, अभी आ रहा हूं माँ। तो मेरी माँ वहां से चली गई। अब बड़ी मुश्किल से मैंने अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर चलकर आया तो लड़खड़ाते हुए गिरने को ही था कि मेरी माँ ने मुझे संभाला और कुर्सी पर बैठाया। मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। तो वो बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो, कोई बात है क्या? लेकिन घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आखिर क्या बताता अपनी माँ को, कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरी हालत देखकर मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वो बार बार पूछने लगी। मेरे पापा भी आ गए तो घबराते हुए मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ तो घबराने लग गई थी, लेकिन मेरे पापा गुस्से में बोले, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब इसकी मन की बनाई हुई बातें हैं। शादी के नाम से भागना चाहता है ना, लेकिन शादी तो तुझे सिया से ही करनी होगी, सुना तुमने? अब मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं कि मैं सच बोल रहा हूं? अब आगे मैं घबराते हुए कुछ बोल नहीं पाया। तो मेरी माँ ने भी यही सोचा कि शायद इसीलिए मैं सब कुछ नाटक कर रहा हूं, जिसकी वजह से उन्होंने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उस वक्त बहुत ज्यादा थकान हो रही थी। पता था कि यहां पर बैठूंगा तो पापा लगातार ना जाने कितनी बातें सुनिएंगे, इसलिए ना चाहते हुए भी फिर मैं उठकर अपने कमरे में आ गया। अब तो हर पल मुझे अकेले रहते हुए भी डर लग रहा था। रात की भयानक बातें याद आती तो घबराते हुए मैं थर थर कांपने लगा था। जहां पहली बार निशा से मुलाकात हुई थी, मैंने उसे जिंदा लड़की समझा था। उसके बीच और मेरे बीच फिजिकल रिलेशन बने थे। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हों। लेकिन कल जिस तरह बेरहमी से उसने मुझे नोचा था ना, मेरे पूरे शरीर पर इस तरह के निशान थे कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। अब मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि निशा जब जिंदा थी ना, वो एक अच्छी लड़की थी। मजबूरन उसे मौत को गले लगाना पड़ा था, लेकिन मरने के बाद मैंने भी सुना था कि आत्मा अच्छे बुरे का फर्क भूल जाती है और किसी से बदला लेने के लिए या फिर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। यही सब कुछ निशा की आत्मा मेरे साथ कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने आप से बोला, काश निशा तुम पहले मुझे मिल जाती तो ना तो तुम्हें तकलीफ बर्दाश्त करनी होती, ना मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना होता। लेकिन प्लीज अब मेरी जिंदगी से चली जाओ, मैं बहुत ज्यादा डरने लगा हूं तुमसे। ये कहते हुए मैं रो रहा था। अब मेरे लिए एक एक पल गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरी माँ मेरे लिए कमरे में ही खाना ले आई थी। वो तो सिया से शादी करने की ही बात बार बार बोले जा रही थी। मेरी बातों पर तो यकीन नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अब घबराहट की वजह से ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर गया। जैसे ही रात का अंधेरा होने लगा तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि कल जो कुछ मेरे साथ हुआ था वही अब होगा। ऐसे में बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा बहुत खाना खाया था। मैं अब जब भी सोने के लिए आंखें बंद करता ना, तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पास में खड़ा है। ऐसे में घबराहट की वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा था।
जब रात के लगभग 11 बजे तक ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और घबराते हुए सो गया। जब मैं सो रहा था ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत जोर से चिल्लाया हो। हड़बड़ाते हुए तुरंत मेरी नींद खुल गई और घबराते हुए मैं अपने कमरे में चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। शायद मुझे उस वक्त भ्रम हुआ था क्योंकि मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था ना। ऐसे में हिम्मत करके फिर से सो गया। बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। फिर कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई, लेकिन फिर से अपने कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोली तो देखा कि निशा मेरे कमरे में मेरे बेड के चारों तरफ घूम रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और घबराते हुए हिम्मत करके बोला, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, मेरी जिंदगी से चली जाओ। अगर तुम जिंदा होती ना तो मैं तुम्हें अपना लेता, लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या कर रही हो, चली जाओ। जब मैंने ये बोला तो वो रोने लग गई। उसकी आंखों से खून की बूंदें निकल रही थीं, जिसकी वजह से उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक लगने लगा। ये देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था कि तभी वो गुस्से में मेरी तरफ घूरने लगी। तभी अचानक मुझे अपने कमरे के बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। शायद मेरे घर में से कोई था। ये देखकर मैंने जैसे चिल्लाने की कोशिश की तो निशा ने गुस्से में मेरी तरफ देखा और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने जोर से मेरा गला दबा दिया हो। मेरी सांसें उखड़ने लगी थी, जिसकी वजह से मैं ना चिल्ला पा रहा था ना ठीक तरीके से सांस ले पा रहा था। लगभग 10 मिनट तक ये सब कुछ मेरे साथ होता रहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे आज ये गुस्से में कहीं मेरी जान ही ना ले ले। अब निशा, जो कि शादी के जोड़े में थी, धीरे धीरे कल से भी ज्यादा भयानक हो गई और गुस्से में चिल्लाते हुए भयानक आवाज में बोली, कभी ना जाऊंगी तुझे छोड़कर, और जाऊंगी ना तो तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। ये कहते हुए भयानक रूप से चिल्लाते हुए रोने लग गई। अपनी आंखों के सामने वो नजारा देखकर मुझे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश हो ही जाऊंगा कि तभी फिर निशा कल की तरह ही मेरे ऊपर टूट पड़ी थी और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन आज मैं बेहोश नहीं हुआ था, बस अपनी हालत देखकर अपने आंसू भी नहीं रोक पा रहा था। इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी मुझे कि एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। धीरे धीरे अब तो ये जैसे मेरी जिंदगी ही बन गई थी। सारा दिन मैं गुमसुम उदास सा रहने लगा, किसी से बातें नहीं करता। जब भी घर वाले कुछ कहते तो मैं अपने कमरे में आकर बैठ जाता और अपनी जो प्राइवेट जॉब थी वो भी अब छूट गई थी। रात के वक्त निशा की आत्मा फिर आ जाती थी और वही सब करती जो रोजाना करती थी। मेरे लिए तो मेरी जिंदगी अब एक बोझ की तरह लगने लगी थी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे, शरीर भी हड्डियों का ढांचा लगने लगा था और थकान तो इतनी ज्यादा होती कि ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा खून चूस रहा हो। बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। लगातार बिगड़ती हुई मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वालों को भी अब मेरी चिंता होने लगी थी कि जो मैं कह रहा था शायद सच ही कह रहा था। वैसे सिया भी मुझसे मिलने के लिए आई थी। मेरी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं बोला तो बेचारी थक हार कर वापस लौट गई थी। अधिकतर मैं अपने कमरे में ही बंद रहता था। अब तो जैसे एक एक पल अपनी मौत का ही इंतजार करता था। पहले तो घर वालों को लगा कि डॉक्टर की प्रॉब्लम है तो मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, लेकिन मैं डॉक्टर के यहाँ भी किसी से कुछ नहीं कहा। तो अब मेरे पापा ने मुझसे इस बारे में बातें की तो घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जब उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो मेरे साथ हैं और प्यार से बातें की तो मैंने सारी बातें उन्हें बता दी। मेरी बात सुनकर उनके तो होश उड़ गए थे कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था। अब मेरे पापा ने ही मेरी मम्मी को इस बारे में बताया तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई और रोने लग गई थी। वे लोग अब ऐसी जिंदगी मुझे और जीने नहीं देना चाहते थे। कहीं इससे पहले मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, वो आत्मा मुझे मारकर अपने साथ ले जाए, इससे पहले कुछ करना होगा। ये सोचकर वे लोग बहुत परेशान थे। ऐसे में वे लोग मुझे लेकर एक पंडित जी के पास गए। वैसे जिस पंडित जी के पास पापा मुझे ले गए थे, पापा बोल रहे थे कि उन्हें इस बारे में नॉलेज है। वहां जाकर पापा ने मेरी हालत के बारे में और जो कुछ पहले मैंने उन्हें कहा था, अब सारी बातें पंडित जी को बताई। तो उनकी बातें सुनकर पंडित जी ने कुछ सोचा, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे ही पूछा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो घबराते हुए पहले तो मैं कुछ बोल नहीं पाया,
लेकिन फिर हिम्मत करके सारी बातें बता दी। मेरी बात सुनकर पंडित जी ने कुछ सोचा और फिर मेरी तरफ देखकर मुझे कुछ बातें समझाई। अब हम लोग वापस आ गए थे। मेरे पापा बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं समझा तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो, लेकिन मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है। परंतु बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, अब कुछ भी गलत नहीं होगा। ये कहते हुए अपनी गलती की माफी मांगने के साथ मेरे मम्मी पापा अब मुझे हिम्मत भी दे रहे थे। अपने घर वालों का साथ देखकर सच बताऊं तो मुझे थोड़ी हिम्मत भी मिल रही थी। वैसे अब मेरे घर वाले मुझे दिन में एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ रहे थे। वे लोग तो रात के वक्त भी मेरे साथ ही सोना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वे लोग मेरे पास में सोए, क्योंकि वो आत्मा आकर मेरे साथ वही सब करें और मेरे घर वालों को कहीं कोई तकलीफ पहुंचा दे, क्योंकि मैं जानता था अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो वो मेरे घर वालों की जान ले लेगी। ऐसे में मैंने अपने पापा को अपने साथ सोने से मना कर दिया। मैं बोला, मैं अकेला कमरे में सो जाऊंगा। तो मेरे घर वाले घबराने लगे, लेकिन मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि पंडित जी ने जो कुछ कहा है वही सब मैं हिम्मत करके करूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। तो वे लोग मान गए और आखिरकार मैं अपने कमरे में ही सो गया। रात को निशा की आत्मा फिर आई। आज निशा की आत्मा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। शायद उसे ये पता चल गया था कि हम लोग पंडित जी के यहाँ गए हैं, तो वो गुस्से में भयानक आवाज में चिल्लाते हुए बोली, मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो ना, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। ये कहते हुए गुस्से में चिल्ला रही थी। तो अब मुझे थोड़ी घबराहट भी होने लगी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला तो निशा वहीं सब कुछ मेरे साथ करने लगी। तो अब हिम्मत करके मैंने अपनी तकिए के नीचे जो रुद्राक्ष की माला रखी हुई थी वो उसके गले में पहना दी। जैसे ही मैंने उसे पहनाया वो दर्द से तड़पने लगी, चिल्लाने लगी और मुझसे अलग हो गई। ऐसा लग रहा था उसका पूरा शरीर जैसे आग में जल रहा हो। घबराते हुए चिल्लाते हुए भयानक आवाज में मेरी तरफ देखकर बोली, तुमने धोखा दिया है मुझे, धोखा। सच बताऊं तो उस वक्त उसकी तकलीफ देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कहीं ना कहीं मैं भी उसको चाहने लग गया था। मैं बस भगवान से अब उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जितनी तकलीफ मुझे मिल रही थी ना उससे ज्यादा तकलीफ में तो वो थी। अपनी जिंदगी में उसने कभी कोई खुशी ना पाई और मरने के बाद भी उसे शांति ना मिली। तड़पते हुए इस तरह भटक रही थी, तो इससे बड़ी तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। वही निशा की चिल्लाने की भयानक आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, जिससे मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही थी। शायद मेरे घर वालों को भी आज उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं घबराते हुए ना गेट खोल पा रहा था ना कुछ कर पा रहा था, बस निशा की तरफ ही देख रहा था। कुछ देर तक वो दर्द में तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन फिर वो काले धुएं में बदलकर वहां से चली गई। अब रुद्राक्ष की माला फर्श पर पड़ी हुई थी। वैसे उस रुद्राक्ष की माला की वजह से शायद निशा की आत्मा को शांति मिल गई थी, क्योंकि पंडित जी ने यही तो हमसे बोला था। अब मैंने वो माला उठाई और उसे अपने सिर से लगाकर मन ही मन भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हुए उन्हें धन्यवाद देने लगा। लेकिन अब भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जो कुछ हुआ था ना वो दिलो दिमाग में इस कदर घूम रहा था जैसे अब भी वही सब कुछ हो रहा हो। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं अपने आप से बोला, अब कुछ नहीं होगा। अब मेरा ध्यान दरवाजे की तरफ गया जो मेरे घर वाले लगातार खटखटाते जा रहे थे। अब मैंने दरवाजा खोला तो देखा मेरे पापा बहुत ज्यादा डरे हुए थे और मम्मी रो रही थी, लेकिन मुझे देखकर उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई। पापा हड़बड़ाते हुए बोले, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तो घबराते हुए मैंने सारी बात बता दी। मेरी बातें सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, लेकिन अब थोड़ी तसल्ली थी कि अब वो आत्मा वापस लौट कर ना आएगी और मेरे साथ ऐसा कुछ ना करेगी। फिर मेरी माँ ने रुद्राक्ष की माला सम्मान के साथ मंदिर में रख दी, लेकिन उस रात भी घबराहट की वजह से हम लोग सो नहीं पाए थे। हमें पता था कि अब हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, परंतु जो कुछ मेरे साथ हो रहा था ना उसकी वजह से मेरे दिलो दिमाग में तो अभी वही डर बैठा हुआ था जो मैं दूर नहीं कर पा रहा था। वो रात जरा सी भी कोई आहट होती ना तो घबराते हुए मेरी नींद खुल जाती। ऐसा लगता कि कहीं निशा की आत्मा फिर ना आ जाए। आखिर इतने दिनों से मैं डर के साए में जो जी रहा था, धीरे धीरे इसी तरह रात निकल गई। उस रात फिर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन ही हमने भगवान भोलेनाथ के नाम से घर से हवन करवा दिया था, जिससे घर में शांति बनी रहे
और निशा की आत्मा को भी शांति मिल जाए। ऐसे में निशा की आत्मा की शांति के लिए जो हो सकता था वो सब कुछ हमने किया। वैसे उसके बाद मुझे वो आत्मा कभी नहीं दिखाई दी, ना मेरे साथ कुछ बात गलत करने की कोशिश की, लेकिन निशा जैसे मेरे दिल में एक जगह कर गई थी, उसे मैं नहीं भूल पाया था। जब भी उसके बारे में सोचता तो घबराहट तो होती, लेकिन तकलीफ भी होती थी कि काश वो जिंदा होती। अब मेरे घर वालों ने फिर सिया से मेरी शादी करने की बात मुझसे बोली, तो अब मैं ज्यादा इनकार भी ना कर सका, क्योंकि मैं अपने घर वालों को अब अपनी वजह से और तकलीफ नहीं देख सकता था। और मुझे पता था कि वे लोग मेरी शादी जब तक से सिया से नहीं करवाएंगे तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। मैं इस रिश्ते से खुश नहीं था, लेकिन अब इनकार करने का भी कोई फायदा नहीं था। परंतु शादी के बाद में मैंने सिया की तरफ देखा भी नहीं। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे मैं कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था। मुझे इस बात का एहसास होने लग गया था कि मैं सिया के साथ गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी इस रिश्ते के लिए कुछ वक्त चाहता था। अब सिया ने कुछ नहीं कहा, परंतु धीरे धीरे सिया के अच्छे व्यवहार के कारण, जिस तरह वो सब घर वालों का ख्याल रखती थी, मेरा ख्याल रखती थी, हर पल मेरी चिंता करती थी, ऐसे में मुझे भी उससे प्यार होने लग गया। मुझे महसूस होने लगा कि सच्चा प्यार आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। और मैंने सिया को एक दिन अपना लिया। सच बताऊं तो सिया के साथ जितना मैं खुश था, ना उतना साथ में कभी अंजलि के साथ नहीं हो पाया था। अब मेरे दिलो दिमाग में निशा या अंजलि दोनों के लिए ही प्यार नहीं था, ना कोई ऐसी बातें थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो सिर्फ उनकी खूबसूरती का आकर्षण था और कुछ नहीं। असली प्यार तो मुझे सिया से ही हुआ था। अब अंजलि को एक तरह से मैं भूल ही गया था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा, लेकिन जो कुछ उस रात मेरे साथ निशा का मिलन और उसके बाद जो कुछ हुआ था, उन सबको मैं भूल नहीं पाया। रात के वक्त आज भी जब सारी बातें मुझे याद आती हैं तो मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे निशा मेरे पास में ही खड़ी मुझे घूरते जा रही हैं, लेकिन फिर अपने आप को तसल्ली देता हूँ कि अब निशा की आत्मा को शांति मिल गई है तो थोड़ा ठीक लगता है। अब वक्त गुजरने के साथ सिया मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे कि तभी एक दिन मेरी मुलाकात अंजलि से हुई। उस वक्त अंजलि को अपनी आंखों के सामने देखकर न मुझे कोई तकलीफ हुई, लेकिन हाँ, उसकी हालत देखकर हैरानी जरूर हुई थी। वही मुझे देखकर वो मेरे पास आई। उस वक्त उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये अंजलि है। आंखों के नीचे काले घेरे, मुरझाया हुआ चेहरा। पहले तो मन किया कि उसके सामने एक पल भी ना रुकूं, लेकिन अंजलि बोली, कुछ देर बातें तो करो। अब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो रोने लग गई। जब मैंने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो उसने बताया कि जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, बचपन से जानती थी, उसी ने उसे धोखा दिया था, अंधेरे में रखा था। उसे नहीं पता था कि उस लड़के के और भी न जाने कितनी लड़कियों से संबंध हैं। ये कहते हुए रोते हुए वो मेरी तरफ देखकर बोली, मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया था और मेरे प्यार ने मुझे ठुकरा दिया। मैंने जिस लड़के से शादी की थी, ना उसकी हरकतों के बारे में जानकर तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था और आज मेरा उससे तलाक हो गया है। मेरे घर वाले तो अच्छे हैं, परंतु लोगों के ताने अब जीने नहीं देते। शायद ये मेरे कर्मों का फल है। ये कहते हुए रोने लग गई। उसकी तकलीफ देखकर मुझे भी तकलीफ हुई, क्योंकि मेरे दिल में अब उसके लिए कुछ नहीं था, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे ये लग रहा था कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। तभी वो मेरी तरफ देखकर बोली, क्या कुशाल, तुम मुझे फिर से अपनाना चाहोगे? मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम जैसा बोलोगे मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी। तो ये सुनकर मैं उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हारा स्टेटस और मेरा स्टेटस बहुत अलग है। तुम्हारे नौकरों की सैलरी भी हमारे साल भर के खर्चे से भी ज्यादा है, तो हमारा कोई मेल नहीं है। ये सुनकर उसकी नजरें शर्म से झुक गईं। वो कुछ बोलती उससे पहले ही मैं बोला, और हाँ, वैसे भी मेरी शादी हो गई है उस लड़की से जो मुझे प्यार करती थी। देर से ही सही, आखिर मुझे एहसास तो हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। ये कहकर मैं वहां से चला आया और अंजलि मेरी तरफ देखते हुए कुछ ना बोल पाई। वैसे मेरे साथ जो कुछ हुआ था न, वो घटना मैंने आप लोगों को इसलिए बताई है कि उसके बाद मेरे जीने का नजरिया ही बदल गया। एक बात मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि हम सफर के रूप में हमेशा उसे चुनो जो आपसे प्यार करता हो, ना कि उसे जिसे आप प्यार करते हो। वक्त लगेगा,
लेकिन जो आपसे प्यार करता है ना, उसके साथ रहकर जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। और रही बात खूबसूरती की, तो खूबसूरती चंद दिनों की आकर्षक होती है और सच्चा दिल जिंदगी को खुशियों से भर देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब इस चैनल पर भी बेनाम की तरह ही रेगुलर स्टोरीज आने वाली हैं, तो आप लोग अब हर रोज स्टोरीज सुनना मत भूलना। इसके बाद मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहाँ से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले जितेंद्र मौर्य हैं बरेली से, हृतिक हैं भिवांडी से, फैजान कलुआ हैं दिल्ली से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, जाकर सिंह हैं मध्य प्रदेश से, जितेंद्र सिंह जेरी हैं जालंधर सिटी पंजाब से, राहुल वर्मा हैं दिल्ली से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, अनोखे लाल हैं यूपी से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, अलीना हैं लखनऊ से, केडी ठाकुर हैं गुजरात से, सुखदेव श्रवण कुमार हैं जोधपुर से, पवन हीना हैं हरियाणा से, शुभम पांडा हैं ओडिशा से, शरीफ हैं सूरत से, सीमा तांती और आरुष हैं मुंबई से, नीलम यादव हैं ग्वालियर से, कुलविंदर कौर हैं लुधियाना पंजाब से, सीपा बरार हैं भटिंडा पंजाब से, अभी कुशवाहा हैं लुधियाना पंजाब से, कृति जाला हैं गुजरात से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, फिजा हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अन्नू हैं कानपुर से, पंकज कुमार हैं लखनऊ से, श्याम हैं मणिपुर से, अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, वाजिद तबस्सुम हैं पटियाला हाउस लाहौर पाकिस्तान से, बबूल मालाकार हैं गुवाहाटी असम से, शाकिर अंसारी हैं मुंबई से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, जय कुमार हैं भोपाल से, जब्बार खान हैं महाराष्ट्र से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, विशाल और निक्की हैं हरिद्वार से, भरत खड़का हैं नेपाल से, और सबसे लास्ट में जिबान तमांग हैं काठमांडू नेपाल से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहाँ से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।